हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब लोग। वेलकम टू डिजी क्लासेस। 2026 के एंट्रेंस को कराने के लिए बेटा हम लोग कंडक्ट कराने के लिए दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर हैं। और थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा नाम बेटा तलहा मुजीब है और बेटा मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। आई एम योर फिजिक्स मेंटोर। और थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं तो बेटा मेरे को 7 साल से ज्यादा मुझे टाइम हो गया है फिजिक्स पढ़ाते हुए। तो तो आज का बेटा मोटिव ये है इस पर्टिकुलर सेशन का, और वी कैन कॉल इट एज लेक्चर का, कि बेटा आपको मैं थोड़ा सा 11th एंट्रेंस जो कि साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की जो हम बात करते हैं उसमें बेटा क्या क्या सिलेबस आता है, थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में देखेंगे। और जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैं आप लोगों के लिए एक चैप्टर बना के लेकर आया हूं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरेटिकल सब आपको देखने को मिलेगा। और 11th एंट्रेंस एएमयू, जामिया, बीएचयू, केवीएस, एनवीएस, इन सबको टारगेट करने के लिए हम लोगों ने अपना एक सिलेबस डिजाइन करा है, और जिसके अकॉर्डिंग बेटा हम लोग 2025 में अभी चले थे। और अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू आवर सीनियर फैकल्टी एक्सपीरियंस, बेटा हमने बहुत लॉट्स ऑफ एडमिशंस दिए हैं, बहुत से एंट्रेंसेस क्रैक करवाए हैं, जामिया, एएमयू, बीएचयू। और आने वाली वीडियोस में बेटा हम आपको सब दिखाएंगे हमारा सिलेक्शन रेट क्या था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ सिलेक्शंस क्या रहा है, कितना परसेंटेज हम लोगों ने सिलेक्शन दिया है, और आपको डिजी क्लासेस हायर क्यों करनी है, क्यों आपको डिजी क्लास का स्टूडेंट बनना है, इस लेक्चर में आपको सब बताऊंगा मैं। टुडे व्हाट वी विल कवर, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज बेसिकली बेटा हम लोग मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन, ये देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये SI यूनिट क्या होती है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, इन सबको आज हम देखने वाले हैं। दे आर न्यूमेरिकल्स। अब आ जाते हैं फीस के बारे में। तो ये क्लास 11th एंट्रेंस की अगर हम बात करें, 11th एंट्रेंस की अगर हम बात करें तो बेटा 1 ईयर का जो कोर्स है उसकी फी है सिर्फ ओनली 3111 रुपीज ओनली। ये आपका पूरा कंप्लीट 1 साल का जो है कोर्स है आपका, मतलब फीस आपकी, जिसमें साइंस, जो बच्चा साइंस का देना चाहता है साइंस का दे सकता है, कॉमर्स, आर्ट्स, ये तीनों उसमें आ जाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा सिर्फ क्रैश कोर्स करना चाहता है, क्रैश कोर्स की जो फी है वो 1111 है। लेकिन जिस बच्चे ने 1 साल का कोर्स लिया होगा उसको क्रैश कोर्स फ्री मिलेगा। और ये सेम एनालॉजीज बेटा क्लास 9th के एंट्रेंस में, क्लास 6 के एंट्रेंस में भी वैलिड है। ऑल फैकल्टी फ्रॉम एएमयू एंड जामिया, ये तो मैं आपको बता चुका हूं बात में, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। बैच एक्सेस टिल एंट्रेंस, आपका जिस डेट को एंट्रेंस होगा, लेट्स से अगर 12 तारीख को आपका एंट्रेंस है तो 11 तारीख तक आपका ये जो पैकेज है वैलिड रहेगा। डेली लाइव क्लासेस, आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर, चाहे वो फिजिक्स की हो, बायोलॉजी की हो, डेली एटलीस्ट 2 क्लासेस तो कंडक्ट कराएंगे हम लोग। 24/7 लेक्चर्स अवेलेबल, आपके जो लेक्चर्स होंगे वो हमेशा अवेलेबल रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आज एक लेक्चर लेता हूं, मान लो लेट्स से कोई बच्चा उसको अटेंड नहीं कर पाया, तो बेटा ये लेक्चर लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके अंदर डिजी क्लास का जो ऐप होगा प्ले स्टोर से, जिसको आप डाउनलोड करोगे वहां जाके ये डाउनलोड हो जाएगा, वहां पे आप बाद में भी देख सकते हो। और डिजी क्लासेस के ऐप के अंदर आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा जो टीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सबसे मेन चीज देखो ये होती है कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो एनालाइज करना, उनको छांट कर ऐप के अंदर डालना या स्टूडेंट को प्रोवाइड करना, बेसिकली वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है। जो कि मैं तो फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं इस चीज को अच्छे से जानता हूँ कि फिजिक्स में अगर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी अकॉर्डिंग टू जामिया के लेवल की, एएमयू के लेवल की, बीएचयू के लेवल की, तो कोई मतलब नहीं होता सिलेक्शन का। डीपीपी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस शीट्स होती हैं, पीवाईक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आस्क डाउट्स एनी टाइम, किसी भी वक्त आप लोग डाउट्स क्लियर कर सकते हैं अपने, क्योंकि हमारा लाइव हमेशा रहता है, डेली हम लोग लाइव क्लासेस कराते हैं। आपको कोई भी प्रीवियस डाउट हो, आपको जिस मोड में आपको समझना है, अगर आप चाहते हो कि आप पर्सनल समझना चाहते हो तो हम पर्सनल आपको बताएंगे। मैं क्या करता हूँ बेटा, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेता हूँ, तो बच्चा मेरे से वहीं जुड़ जाता है और वो बच्चे तमाम के क्वेश्चंस भेजते हैं, उससे और बच्चों का भी फायदा हो जाता है। और मैं 1-to-1 भी बच्चे को डाउट्स एक्सप्लेन कर देता हूं, चाहे वो बच्चा वो लाइव में पूछ ले मुझसे डाउट लाइव क्लासेस के दौरान, या फिर वो कभी भी पूछ सकता है, कभी पूछ सकता है व्हाट्सएप के थ्रू भी, मतलब वो पूछ सकता है 1-to-1। आप डाउट्स को क्लियर करना चाहो, आई विल बी 24/7 अवेलेबल। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा आप लोगों को डाउट्स क्लियर कर दूंगा,
ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना फ्रेश टॉपिक 11th एंट्रेंस का जो फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट है, सबसे पहला चैप्टर है, वो है मोशन। तो मोशन के बारे में हम लोग आज देखते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज मूव कर रही होती है, कोई चीज मूव कर रही होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है तो उसको हम मोशन में बोल सकते हैं। सकते बोला है मैंने, कैन बोला जा सकता है। या इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो मोशन में है कहलाएगी ही, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको, यहां समझते हैं। देखिए ये एक रेफरेंस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ये एक पर्सन है जो कि एक ऑब्जर्वर है। ये क्या है बेटा? ये एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर वो होता है बेटा, वो किसी भी सेकंड ऑब्जेक्ट को क्या करता हो? एनालाइज करता हो, इसका मूवमेंट क्या हो रहा है, ये मेरे से कितना दूर जा रहा है, कितना मेरे से पास आ रहा है। तो इसका काम ये होता है ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर को हम बेटा हम रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे कि ये आपकी वाई एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो बड़ा ये क्या है? ये ओरिजिन कहलाता है, ये ओरिजिन। इसको भी हम रेफरेंस पॉइंट बोल सकते हैं। बेसिकली ये जो ऑब्जर्वर है ये एक रेफरेंस पॉइंट ही है कि ये जो पर्टिकुलर बस है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इससे कितना दूर जा रहा है, कितना पास जा रहा है, तो ये बताएगा वो। अब मान लेते हैं कि टाइम t को 0 पर इनिशियल पोजीशन मेरी बस की ये है, मेरी बस की पोजीशन ये है। मान लो ऑब्जर्वर से लेट से बस जो है वो 20 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है, मान लेते कोई मसला नहीं है। आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम, कुछ देर बाद आपकी जो बस है वो ट्रैवल करके कहां पर आ गई? यहां पर आ गई। टी सेकंड लेट से ये टाइम इक्वल्स 0 सेकंड्स है, मान लो ये 6 सेकंड की बात कर रहे हैं, कुछ ये मान सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब देखो ये जो बस है, बस की जो फाइनल पोजीशन है इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वर से कितना दूर है? तो डेफिनेटली ये 20 मीटर से तो ज्यादा होगा। इतना तो हमारा कॉमन सेंस बोल रहा है कि भैया इनिशियल पोजीशन अगर 20 पर है तो फाइनल जो होगी मोर देन 20 होगी, लेट्स से 40 मीटर, 40 मीटर। अब तुमने एक चीज ये देखी कि ये जो बस है, इस बस की जो पोजीशन है, इस बस की जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट वो चेंज हो रही है, बदल रही है। बस के कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि बस किसमें है? मोशन में है। 100% वी कैन कॉल इट दिस पर्टिकुलर बस इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर मैन विद दिस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, हम बोल सकते हैं। चलो अच्छी बात है। अब देखो सेम केस लूंगा मैं, सेम केस लूंगा। फॉर दैट आई नीड सम स्पेस। चलो यहां ड्रॉ करते हैं, कोई मसला नहीं है, समझ नहीं तो हम लोगों को। तो लेट से मान लो वही सेम एग्जांपल लेते हैं, वही सेम केस लेते हैं। लेट से ये आपके पास ये बस है, ये आपके पास ये बस है बेटा, ये टाइम इक्वल टू 0 पे इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, टाइम इक्वल टू 0 पे इनिशियल पोजीशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि देखो पहले तो मेरा ऑब्जर्वर कहां खड़ा हुआ था? बस से बाहर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये ऑब्जर्वर कहां बैठा है? बस के अंदर बैठा हुआ है या बाहर बैठा हुआ है, कुछ भी कर लो, यहां पर बस के ऊपर है। टाइम इक्वल टू 0 पर, टाइम इक्वल टू 0 पर मेरा ये ऑब्जर्वर इस बस को देख रहा होगा, ठीक है ना? तो बस की तो ऑब्जर्व करना, बस की पोजीशंस ऑब्जर्व करनी है। तो मेरा ऑब्जर्वर और मतलब बेसिकली बोल सकते हैं मेरा रेफरेंस पॉइंट और मेरा ये जो ऑब्जेक्ट था, मेरा जो ऑब्जेक्ट था, ये दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इनके बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। तो इसमें इस पर्टिकुलर बस की पोजिशन रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या 1 मीटर मान सकते हो, 2 मीटर मान सकते हो। मान लो अगर बस में इतना गैप है, मतलब कि बस और ऑब्जर्वर में लेट से 20 मीटर का गैप है, तो आप 20 मान सकते हो, लेकिन मैंने 0 मान लिया, कोई मसला नहीं है। आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम, जब ये आपकी बस थोड़ी आगे जाएगी, जब ये आपकी बस थोड़ी आगे मूव करेगी, लेट से आफ्टर सम स्पैन ऑफ टाइम, लेट से 6 सेकेंड्स, सेम केस लेके चलते हैं। टाइम इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर ये जो आपका ऑब्जर्वर होगा, ये जो आपका ऑब्जर्वर होगा, अगेन ये कहां बैठा होगा? ऊपर ही बैठा होगा। कहां बैठा होगा? ऊपर बैठा होगा। अब इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट या फिर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अगेन मेरी बस की पोजीशन कितनी होगी? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा ये जो बस है, ये मेरा बस है, ये मोशन में नहीं है। किसके रेस्पेक्ट में? इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरी बस की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? दिस बस इज एट रेस्ट
विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। तो बेटा इससे मुझे क्या पता लग जाता है कि मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट कब बोलते हैं हम, कि जब वो 100% ट्रू होती है। 100% ट्रू वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर दो मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं या मेरे पास दो बॉडीज हैं, तो हो सकता है कि मतलब कि मैं एक बॉडी हूं, मेरे सामने एक बॉडी है, तो हो सकता है मेरे रेस्पेक्ट में वो बॉडी मूव कर रही हो और किसी और पर्सन के रेस्पेक्ट में यही सेम बॉडी रेस्ट पर हो। ठीक है, तो मोशन कोई एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, मोशन एक रिलेटिव टर्म है। एक एग्जांपल आपको और देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, मैं अर्थ पर मैं स्टेशनरी खड़ा हुआ हूं। ठीक है, अगर आप लोग मेरे को देख रहे होगे तो आप कहोगे कि सर हमारे अकॉर्डिंग रेस्ट पर है, सर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, रेस्ट पर है। लेकिन आपको अगर मैं मून पे ले जाऊं, आपको अगर मैं मून पे ले जाऊं और मैं इस तरीके से खड़ा हूं, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ और रिवॉल्व कर रहा हूँ। हर बहरहाल अभी हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। अर्थ लगातार क्या करती है, रोटेट करती है। तो आप जब मुझे मून से देखोगे तो आप क्या देखोगे कि तला सर रोटेट कर रहे हैं विद सम पर्टिकुलर एंगुलर स्पीड से हम रोटेट कर रहे हैं। तो चांस आप मेरे को देख रहे हो तो मैं मोशन में हूं, आप मुझे अभी देख रहे हो तो आई एम नॉट इन मोशन। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए ये ऐसे हो सकता है कि मोशन एक एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, एक रिलेटिव टर्म है। बस इससे ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। चलो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोशन मींस मूवमेंट, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और सम रेफरेंस पॉइंट। ये बोल रहा है कि मोशन एक ये बात हमेशा याद रखना, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। और हम बोल सकते हैं अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट्स, दोनों सेम चीज है। इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स कोऑर्डिनेट्स और पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट विद दिस स्पैन ऑफ टाइम। यहाँ आप आगे और ऐड कर सकते हो विद दिस स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम तो रोकेगा नहीं, टाइम तो चलता रहेगा, टाइम को रोक नहीं सकता है। तो आई होप आपकी मोशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए, लेकिन नेक्स्ट है डिस्टेंस के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि बेटा आप लोग अभी 8th क्लास पास करके आए होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं बेटा? वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। कैन बी मेजर्ड। ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है जिनको मेजर नहीं कर पाते भैया? अरे भैया, इंसान के इमोशंस, एडजेक्टिव चीजें जो होती हैं, इमोशंस हो गया, सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इसको आप किसी भी डिवाइस से मेजर नहीं कर पाओगे। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय डिवाइसेस। मैं बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द डिवाइसेस। और फिजिकल क्वांटिटी बेटा आपकी दो तरीके की होती है। फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरीके की होती है। एक आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है अभी बताऊंगा। और दूसरी आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। बहुत से बच्चों को ये चीज पता होगी, कुछ बच्चे आगे आगे का पढ़ लेते हैं या कुछ बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी तो उन बच्चों को ये चीज पता होगी। तो पहली क्या स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए देखो ज्यादा डेप्थ में नहीं जाया जाता, जितना आपको बताया जाएगा उतना ही उसको आप समझना। स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए होती है। मैग्नीट्यूड बोलो या वैल्यू बोलो, एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर वॉल की हाइट 4 मीटर है, तो ये 4 क्या है? 4 क्या मैग्नीट्यूड है। 4 क्या मैग्नीट्यूड है। अब जैसे कि मुझसे कोई बोले कि मैं फॉर एग्जांपल किसी से बोलूंगा, अरे भैया ये बता ये चाय का ढाबा किधर है? अरे भाई तू थोड़ा सीधे जा, सीधे से 4 मीटर उल्टे हाथ पे ले लियो, 4 मीटर उल्टे हाथ पे ले लियो, 4 मीटर उल्टे हाथ पे ले लियो। तो 4 मीटर क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड है कि 4 मीटर मेरे को ट्रैवल करना है। और उल्टे हाथ पे यानी कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट क्या है बेटा? लेफ्ट का डायरेक्शन है, लेफ्ट का डायरेक्शन है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी में बेटा
उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट होती है, प्लस प्लस उसका डायरेक्शन, अगर दोनों में से कोई एक चीज अवेलेबल नहीं है तो आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं होगी, वो एब्सर्ट हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। स्केलर क्वांटिटी का आपके एग्जांपल्स थोड़ा देख लो। एग्जांपल्स क्या क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी के? जैसे आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस आपका हो गया, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल हो जाएगा, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और एग्जांपल दूं आपको, स्पीड हो गई, स्पीड भी क्या है आपका? एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और फॉर एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया आपका, क्योंकि टेम्परेचर को मेजर करते वक्त आपको डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी पड़ती है। कभी आपने सुना है कि अलीगढ़ का टेम्परेचर या दिल्ली का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस राइट, 25 डिग्री सेल्सियस अप, 25 डिग्री सेल्सियस डाउन, ये तो एब्सर्ड बात हो गई ना। तो इसको डिफाइन करने के लिए टेम्परेचर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है स्केलर क्वांटिटीज को। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, जिसको के से डिनोट किया जाता है, जिसको के से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं, देखो आपका मास हो गया, जिसकी एसआई यूनिट केजी हो गई, मास हो गया, और डेंसिटी हो गई। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है, आगे बहुत लंबा सफर रहने वाला है। तो आप बेटा एक चीज याद रखना, जब तलाश से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आगे आपको बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, जिससे आपका जो फोबिया है, जो डर है फिजिक्स का, फिजिक्स को लेकर बेटा, वो आपका सब दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स आपके, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट आ गया, जिसकी एसआई यूनिट मीटर होती है। यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी, स्पीड की जगह अगेन इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट की मीटर हो जाएगी। आपका एक्सेलरेशन आ गया, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और आपका मोमेंटम आ गया, जिसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। सब आपको जब आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, ये सब चीज आपको दोबारा बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। और भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है, मीटर पर सेकंड, और भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा। जैसे वेक्टर क्वांटिटी का एक एग्जांपल फोर्स भी हो जाएगा, जिसकी यूनिट न्यूटन होगी। तो बेटा हम जब ये पढ़ेंगे, जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट आपको अभी क्लास में 10 मिनट बाद पढ़ाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये आप देख लोगे ना एक बार, तो ये सब चीजें बार बार रिपीट होंगी आपके 9th क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, जो मैंने आपको जस्ट अभी एज ऑफ नाउ अभी आपको बताया मैंने, ये चीज जस्ट मैंने आपको बताई है कि डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। फालतू बातें हैं, बस ये है कि कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका ए पोजीशन पे है, यानी कि इनिशियल पोजीशन है बॉडी की, ये बॉडी की क्या बेटा? इनिशियल पोजीशन है। अब बॉडी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल करके कहीं यहाँ पर आ गई, मान लो लेट से ये बॉडी यहाँ पर आ गई, ये फाइनल पोजीशन है बॉडी की। अब इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा? अब भाई तुम क्या देखोगे कि ये ब्लू वाला पार्ट है, इसको तुम मेजर कर लो कैसे करके, किसी मेजरिंग स्केल से इसको मेजर कर लो। फॉर एग्जांपल आपने एक स्केल लिया इस तरीके से, इसको मेजर करने की कोशिश करी, इसको पूरे को मेजर करने को आपने कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितना चला, तो इसी को आपने क्या बोल दिया? डी बोल दिया। यही आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस बेटा क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय दी या फिर ट्रेस बाय दी ऑब्जेक्ट, इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है बेटा? मीटर है, ये मैंने आपको अभी बताया था। एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दिस इंफॉर्मेशन इज एनफ। अब आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट पर। अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं। बॉडी मेरी बॉडी ए ये है, इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ पर है, बॉडी ट्रैवल करके इस तरीके से ए यहाँ पर आ गई, मेरी बॉडी ए जो है ट्रैवल करने के बाद यहाँ पर आ गई। दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी, ये फाइनल पोजीशन है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है मेरे को,
तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बेटा होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली है क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन, शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मुझे इनिशियल पोजीशन मिल गई, मुझे फाइनल पोजीशन मिल गई, ये फाइनल पोजीशन है, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन है। अब इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट गैप क्या हो जाएगा बेटा, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है कि इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट गैप एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर आप इस स्ट्रेट लाइन की अगर आप लेंथ मेजर कर लो, यही आपकी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यहां से लेके यहां तक। यही बेटा आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। यहां से लेके यहां तक अगर आप इसको मेजर कर लो तो ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आ गई। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये आपका 4 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात आती है डायरेक्शन की। ये आपको क्या दे देगा, मैग्नीट्यूड दे देगा। शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन को अगर आप मेजर कर लो, उसकी लेंथ मेजर कर लो, तो वो आपको क्या दे देगा, इसका मैग्नीट्यूड दे देगा। लेकिन व्हाट अबाउट इट्स डायरेक्शन, हम अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन भी तो होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ, इसका ये डायरेक्शन होगा। अब इस पर्टिकुलर केस में देखें कि मेरा जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, और इनिशियल से ये ट्रैवल करने के बाद फाइनली यहाँ पर आ गया। तो इनिशियल से फाइनल डायरेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल टू फाइनल, मेरी बॉडी का इनिशियल ये पर्टिकुलर डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप मेजर कर लोगे इसकी मैग्नीट्यूड को, तो आपको क्या मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और या फिर मैग्नीट्यूड मैं अभी जस्ट जो बोला है, डायरेक्शन पता करना है, तो इनिशियल टू फाइनल मेरा डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स से लेट्स से देखो बेटा, मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो ग्राउंड पे स्टे कर रहा है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर फॉल करता हूँ, ऊपर मैं इसको इंक्लाइन एक प्रोजेक्टाइल प्रोवाइड करता हूँ, तो ये ऊपर जाएगा इस तरीके से, जाते जाते फाइनली जब इसकी काइनेटिक एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर आपका स्टोन या बॉडी स्टॉप हो जाएगी। अब मेरे पास इनिशियल पोजीशन भी आ गई, मेरे पास फाइनल पोजीशन भी आ गई। अगर मुझसे डिस्प्लेसमेंट निकलवाने को बोल रहा है एग्जामिनर, तो मैं इस पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट गैप यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट गैप है मेरा, वो ये है। ठीक है, शॉर्टेस्ट गैप लेट्स से मान लो मेरा कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। 10 मीटर तो क्या आ गया, मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट का। अब बात आती है डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपसाइड, अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, +10 मीटर हो जाएगा। अगर बॉडी को आप नीचे फॉल करते हैं, बॉडी को अगर आप ये क्या है, जब आप बॉडी को ऊपर फेंकोगे, जब बॉडी को आप डाउन साइड भेजोगे, तो इसकी मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर रहेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड हो गया, जिसकी वजह से नेगेटिव हो जाएगा। ये सब आपको बताऊंगा मैं जब थोड़ा सा आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आई होप आपके समझ में आ गया होगा। इसकी एसआई यूनिट अगेन क्या होती है, मीटर होती है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सवाल बेटा एंट्रेंसेस में अक्सर आता रहता है कि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, या नन ऑफ द अबव है। तो आपको क्या टिक लगाना है, वेक्टर क्वांटिटी टिक लगाना है। जैसे जामिया मिलिया का जो एंट्रेंस होता है, उसमें थोड़े बेसिक सवाल आते हैं। जब ये जामिया की कट ऑफ ज्यादा जाती है, आप लोगों ने देखा होगा 90+ समथिंग कट ऑफ जाती है, 85 90 समथिंग लाइक दैट। तो बड़ा याद रखना, जो जहां कट ऑफ ज्यादा जा रही है, तो वहां बिल्कुल बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। तो याद रखो, जो मैं क्वेश्चंस आपको बीच बीच में बता रहा हूं, उसको नोट डाउन कर लिया करो। अब हम करते हैं कंपेयर कि भैया डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है मैग्नीट्यूड वाइज, डिस्टेंस ज्यादा होता है, या बराबर होते हैं, किन कंडीशंस में ये बराबर होंगे, वो सब उसके बारे में हम यहां देखेंगे। अभी कंपैरिजन करते हैं। लेट्स से सबसे जनरल केस लेके चलेंगे, सबसे जनरल केस लेके चलेंगे कि बॉडी ट्रैवल ऑन अ रैंडम पाथ, बॉडी हमारी एक रैंडम पाथ पर ट्रैवल कर रही है। लेट्स से
आपकी बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुई और देखो रैंडम पाथ इसको बोलते हैं, कैसा भी उल्टा सीधा जो पाथ होता है ना। अब जैसे कि ये जो एक स्ट्रेट पाथ है ये एक स्पेशल पाथ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ है ये भी एक स्पेशल पाथ हो जाएगा, ठीक है। रैंडम पाथ क्या होता है कि भाई मैंने पेन लिया, दिस इज द रैंडम पाथ, ठीक है। तो इस तरीके इस ऐसे पाथ को रैंडम पाथ बोलते हैं। दिस इज द इनिशियल पाथ, इनिशियल पोजीशन ऑफ माय बॉडी एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ माय बॉडी। अब मान लो ये टाइम इक्वल्स टू 0 सेकंड पे ऐसा हुआ है, सब देखो समझ लो इनका कोई यूज नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। लेट्स सी टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड में ये हरकत हुई है, मेरी बॉडी ने डिस्टेंस ऐसे कवर किया है या डिस्प्लेसमेंट ऐसे कवर किया है। अब देखो इसमें बात आती है कि इसमें डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ, दिस इज द एक्चुअल पाथ। अगर मैं इस पर्टिकुलर एक्चुअल पाथ को मेजर करूं तो बेटा मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या बताया था, ढंग का मिल जाए रेड कलर ले लेते हैं, नहीं ब्लैक बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गैप बिटवीन या शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ। तो इनिशियल मेरा ये है, दिस इज माय इनिशियल एंड दिस इज माय फाइनल। तो शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दो, एक स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर दो तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डायरेक्शन मेरा डिस्प्लेसमेंट का ये हो जाएगा। डिस्टेंस में डायरेक्शन, ये जो डिस्टेंस है इसमें डायरेक्शन को मतलब मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज उसका डायरेक्शन जो कि इनिशियल टू फाइनल होता है। अगर बेटा हम इस जनरल केस के बारे में बात करें, दैट इज द रैंडम केस, इस पर्टिकुलर रैंडम केस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें क्लियरली पता लग रहा है कि मेरा डिस्टेंस ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। तो मुझे ये चीज कंफर्म मिल गई कि अगर मैं एक रैंडम पाथ ड्रॉ करूंगा तो माय डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब हम लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस लेते हैं जो कि आपके कोर्स में है। सेकंड केस क्या है बच्चों, कि सेकंड केस क्या है कि बॉडी मूव along a straight path, along a straight path, बॉडी आपकी कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। चलो देखते हैं, मान लो मेरी बॉडी ए ये है, दिस इज द, चलो बॉडी ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है। बॉडी ए की क्या है, इनिशियल पोजीशन है एट टाइम इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स। ये बॉडी ए की फाइनल पोजीशन है एट टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स, एट टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। कुछ बच्चों की ये बातें समझ में आना स्टार्ट हो रही होंगी, कुछ बच्चों की चीज समझ में आना स्टार्ट हो रही होंगी, सर ये करना क्या चाह रहे हैं। तो पहला हम मेजर करते हैं इसका डिस्टेंस। चलो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल में जो एक्चुअल पाथ है बॉडी का, एक्चुअल पाथ तो यही है ना, एक्चुअल पाथ मेरा ये ग्रीन वाला है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, गैप, शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल फाइनल पोजीशन। तो मेरा शॉर्टेस्ट गैप भी बेटा यही होगा सेम, क्योंकि ये स्ट्रेट पाथ है ना। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि मेरी बॉडी जब भी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, जब भी मेरी बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी तो मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या आएगा, इक्वल आएगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल आने वाला है, तो इसको याद रखना। तो इसका हम कंक्लूजन ये बना सकते हैं, कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस या तो बड़ा होगा मेरा डिस्प्लेसमेंट में, या बराबर होगा। तो ये एक इनइक्वालिटी है, इसको याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे सवाल आते हैं डिफरेंट तरीके से, वो डिफरेंट तरीके जो हैं वो आपको मैं सब बताऊंगा कि किस किस तरीके से सवाल आते हैं। वो रेशियो पूछता है, वो कुछ इस तरीके से चीजें पूछता है, वो सब हो सकता है आज की क्लास में बताऊं या आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये एक स्पेशल केस है कि व्हेन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन। मान लो बेटा कि मेरी बॉडी जो है वो, मान लो कि इनिशियल पोजीशन है मेरी बॉडी ए की, मान लो मेरी बॉडी इस तरीके से गई, ऐसे चलते वापस करके वापस आ गई अपने इनिशियल पॉइंट पर, यानी कि फाइनल पोजीशन भी मेरी बॉडी की यही है। मतलब क्या बोल सकता हूँ कि मेरी बॉडी की इनिशियल पोजीशन
कोइंसाइड कर रही है फाइनल पोजीशन से, फाइनल पोजीशन, ऐसा केस है। अगर ऐसा होगा तो को डिस्टेंस, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस की कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। डिस्टेंस क्या होगा, जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, मेरी बॉडी ने ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल करी है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। दिस इज माय डिस्टेंस। इसको यहां से लेकर यहां तक मेजर करोगे, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, लेट्स से 100 मीटर। 100 मीटर इसको अज्यूम करा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, कि शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मेरा इनिशियल पोजीशन भी यही है, ग्रीन कलर से मैंने डिनोट किया है, और यही मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन है। यही मेरा क्या है, फाइनल पोजीशन है। दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। जब दो पॉइंट्स आपस में कोइंसाइड करेंगे, इनके बीच का शॉर्टेस्ट गैप कितना होगा, 0 होगा। शॉर्टेस्ट गैप कितना हो जाएगा इसमें, शॉर्टेस्ट गैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। शॉर्टेस्ट गैप अगर 0 है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो यही बात तो बोला कि व्हेन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, बट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू 0। डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, डिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो हमारा भी कंक्लूजन क्या आया था, हमारा कंक्लूजन क्या आया था, हमारा कंक्लूजन डी इज आइदर डिस्टेंस इज आइदर ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इन्होंने उल्टा बोल दिया है, डेफिनेशन में। इसको रिवर्स करके भी लिख सकते हैं ना, कि माय डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस देन डिस्टेंस और इक्वल टू डिस्टेंस। इक्वल कब होगा, जब मेरी बॉडी स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही होगी। याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर कब होगा, जब बॉडी मेरी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होगी, स्ट्रेट पाथ में। और आपकी मतलब जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो स्ट्रेट पाथ को ही मान के आते हैं। स्पेशली डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन पूछने का वो अलग बात है, लेकिन जब आप आगे आगे पढ़ोगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सब चैप्टर्स आप पढ़ोगे, तो हम स्ट्रेट पाथ ही अज्यूम करेंगे। उन पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम चीजें होने लगेंगी, सेम चीज हो जाएंगी। अब डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये कुछ क्या है, कंपैरिजन है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस को मैंने आपको क्या बताया है कि स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है, डिस्टेंस को स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है। अब ये क्या, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये डेफिनेशन सब आपको न पढ़ चुकी है, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया था, ये भी आपको बता चुका हूं मैं। इसको डिफाइन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज है इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्या है, ये क्या कह रहा है कि डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डिस्टेंस आपका ना तो नेगेटिव हो सकता और ना ही जीरो हो सकता। अगर बॉडी मूव कर रही है, इफ बॉडी इज मूविंग, या बॉडी ने कुछ डिस्टेंस मतलब कुछ मूवमेंट दिया है, कुछ उसके अंदर मोशन आया है, तो डेफिनेटली उसका डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। याद रखना, ठीक है। ये अब जाहिर है जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, भैया मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ, टाइम इक्वल टू 0 सेकंड में भी ऐसे हूँ, टाइम इक्वल टू 10 सेकंड में भी मेरी पोजीशन यहीं पर है, तो बेटा उसमें डिस्टेंस कुछ आएगा नहीं। अब जब डिस्टेंस की बात करोगे आप, तो जाहिर है जब करोगे, जब कोई बॉडी मूव करेगी, जब बॉडी मूव करेगी, ये सब चीजें कब है, जब बॉडी मूव कर रही है। जब बॉडी मूव करेगी तो 100% डिस्टेंस आएगा, और वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट आपका इवन जीरो भी हो सकता है। अभी केस मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी इनिशियल पाथ में ट्रेवल कर रही है और फाइनली इनिशियल पाथ पे आ जाए, तो वो दोनों इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाती है, कोइंसाइड हो जाती है। इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब बॉडी मेरी लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में। लेट्स से बॉडी ने, मान लो इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये, मेरी बॉडी ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा, यानी 2 मीटर मैग्नीट्यूड कवर करी, तो बेटा इसमें क्या बोलूंगा कि इसका डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, 2 है, और डायरेक्शन क्या, लेफ्ट है, तो माइनस लिखूंगा मैं। या तो मैं लिखूंगा s इक्वल्स टू -2 मीटर, या फिर इसमें क्या लिखूंगा, s इक्वल्स टू 2 मीटर लेफ्ट, 2 मीटर लेफ्ट। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस को डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते, s इक्वल्स टू -2 मीटर लेफ्ट। ये गलत चीज हो जाएगी, ये गलत चीज होगी भैया, आपने नेगेटिव साइन भी बता दिया कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही बॉडी आपकी, और आपने लेफ्ट भी लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगी। या तो ऐसे लिखो s इक्वल्स टू -2 मीटर, या फिर s इक्वल्स टू 2 मीटर लेफ्ट। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा।
ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, थोड़े कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलो पहले ये वाला एग्जांपल करो। चलो क्वेश्चन 2 करते हैं, जस्ट अभी हमने फ्रेश पढ़ा है। अब इसमें क्या कह रहा है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू, ये टू है बेटा, टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या बेटा, डिस्टेंस है। आपसे क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस यहाँ पे टू डिस्टेंस, ये आपसे पूछ रहा है। ये कितना होगा। ये बहुत निकालना बहुत आसान है, बहुत इजी केस है बेटा, ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब देखो इसको दो तरीके से करवाया जा सकता है। एक तो आपको अगर ये चीज याद हो कि आपका डिस्प्लेसमेंट या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर बराबर होगा, यही तो हो सकता है। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन है कि बॉडी आपकी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, बॉडी आपकी रैंडम पाथ पे मूव कर रही है, कुछ उसमें मतलब बेसिकली कुछ गिवन नहीं है। तो मैं क्या मानूंगा, मेरी बॉडी रैंडम पाथ में मूव कर रही है। वो रैंडम पाथ मेरा स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्वी भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है। बस मैंने मान लिया मेरी बॉडी मूव कर रही है, मेरी बॉडी मूव कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट आइदर या तो लेस देन आएगा डिस्टेंस या इक्वल टू आएगा। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को, इस पूरी इनइक्वालिटी को डी से डिवाइड कर दूंगा। क्या करूंगा, डी से डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से। मैंने क्या करा, डी से डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये क्या आ जाएगा सॉल्व करके, एस बाई डी विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। तो बेटा मेरा ये क्या आ जाएगा रेशियो, मुझसे यही तो पूछ रहा है एस बाई डी का रेशियो। तो सबसे बेस्ट तरीका बेटा मेरे बच्चों यही है। जो सेकंड तरीका आपको जो बताने वाला था मैं, वो थोड़ा लेंदी है, वो बेकार है। पाथ वगैरह ड्रॉ करो आप इस तरीके से, कोई फायदा नहीं करने का। तो आपका क्या आ जाएगा, एस बाई डी इज ऑलवेज आइदर लेस देन और इक्वल्स टू 1। या कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑलवेज मोर देन 1, बिल्कुल गलत बात है। इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये सही है, ये सही है। इक्वल टू 1 और लेस देन 1, या इसको ऐसे ही बोल सकता था, लेस देन और इक्वल टू 1, दोनों ही सेम बात है, दोनों ही सेम बात है। मान लो एग्जाम में अगर आपसे एस बाई डी का रेशियो ना पूछ के डी बाई एस का रेशियो पूछता है, डी बाई एस का रेशियो क्या होगा, व्हाट इज द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ या बिटवीन डी एंड एस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप कैसे करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो इसका उल्टा कर दो, कोई मसला नहीं है। कि मैंने आपको ये चीज बताई थी कि डिस्टेंस या तो आपका बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या बराबर होगा। अब पूरी इक्वेशन को आप एस से डिवाइड कर दो, एस से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड को 1 बनाना होता है, राइट हैंड साइड को 1 बनाना होता है, ठीक है। तो डी बाई एस आपको क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो डी बाई एस का रेशियो क्या हो जाएगा, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जाहिर बात है, अगर आप एस बाई डी का, अगर एस बाई डी का इक्वल टू और लेस देन 1 आ रहा है, तो उसका उल्टा करोगे तो ये चीज भी उल्टी हो जाएगी, इक्वल टू 1 और लेस की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा सवाल था ये सवाल जो है बेटा अक्सर एएमयू और जामिया के एंट्रेंस में पूछा जाता है। एएमयू में ज्यादा पूछते हैं इस सवाल को, एएमयू और बीएचयू वालों का ये फेवरेट सवाल है, तो ये घुमा फिरा के सवाल पूछता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। A particle is moving in a circular path. पार्टिकल जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लो सेंटर है, मान लो आपकी जो बॉडी है वो यहाँ पर है, ये एक आपकी बॉडी ए है, इसकी इनिशियल पाथ है, दिस इज द इनिशियल पाथ ऑफ योर बॉडी, ठीक है। यह सबसे बेस्ट, चलो ये भी ठीक, कोई मसला नहीं, आपको बता दूंगा। अब पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। रेडियस कितना है बेटा, इसका आर है, कितना है, रेडियस कैपिटल से कर लेते हैं, चलो स्मॉल से करता हूँ, स्मॉल से कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। आर है, इसको तो आगे और एक्सटेंड करो, ये भी आर हो जाएगा ना, ये भी तो आर होगा, ये पूरी डायमीटर हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, पूरी डायमीटर। ये आर है, ये भी आर है, ये स्ट्रेट पाथ है, ये डायमीटर हो जाएगी। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्किल, आफ्टर हाफ सर्किल। अब मेरा या तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं अपने बॉडी को, या इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, ये मेरे ऊपर है, कोई मसला नहीं, बस मुझे हाफ सर्किल कवर करना है। कितना सर्किल कवर करना है, हाफ सर्किल कवर करना है, तो हाफ सर्किल मेरा यहां तक हो जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है। ये आपका सर्किल है, ये आपका सर्किल है, इस पॉइंट का डायमेट्रिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंड ये हो जाएगा, ये भी डायमीटर हो जाएगा।
ये भी डायमीटर, अगर ये सेंटर है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर आपका, तो ये भी डायमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्किल, अगर मैं इस डायमीटर की बात करूं, इस डायमीटर की बात करूं, तो ये डायमीटर बेसिकली क्या करती है, सर्किल को दो हाफ सेमी सर्कल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। अगर ये डायमीटर है तो ये हाफ सर्किल मेरा ये, हाफ सर्किल मेरा ये है, तो मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्किल ट्रैवल करेगी। तो मुझसे क्या पूछ रहा है कि हाफ सर्किल ट्रैवल करने के बाद मेरी बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। आ जाते हैं डेफिनेशन पे। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन माय इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल और फाइनल को तुम शॉर्टेस्ट लाइन से ज्वाइन करोगे तो वो क्या बन जाएगी, डायमीटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डायमीटर। और डायमीटर कितनी है बेटा, ये पूरी की यहाँ से लेके यहाँ तक आर है और यहाँ से लेके आर है, ये पूरी क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है एएमयू का। ये एएमयू में सवाल पूछा जा चुका है और अक्सर पूछता है एग्जाम में। इसमें और भी सवाल बनेंगे, लेकिन बेटा जब आप थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आपको आने लगेगी तो वो सब कराऊंगा आपको मैं। जैसे कि मान लो आपकी बॉडी ने मतलब आपकी बॉडी ने लेट से हाफ ना कवर करके मतलब लेट से मान लेते हैं 1/3 पार्ट कवर किया है सर्किल का। 1/3 मतलब पूरा सर्किल कितने एंगल का होता है, 360 डिग्री होता है। 1/3 अगर कवर किया है यानी कि 120 डिग्री कवर किया, मतलब आपकी बॉडी मतलब यहाँ मतलब लेट्स से यहाँ मान लो आपकी बॉडी की इनिशियल पोजीशन ये है, ऐसे कवर करते 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 ये फाइनल आ जाएगा आपको, ये फाइनल आ जाएगा। अब ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, तो ये आपका सेंटर है। तो इसमें बहुत सी कुछ ट्रिग्नोमेट्री का कुछ लगता है मतलब कॉन्सेप्ट, वो आपको सब बता दिया जाएगा। इतना पार्ट हम निकालेंगे, इसका हम डबल कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। सर अभी इस पर हमें जाना नहीं है क्योंकि अभी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है। चलो खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। ये मैंने आपको बताया था कि किस केस के अंदर, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, किस केस के अंदर आपका डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल होती है, जब बॉडी मेरी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। बताया था मैंने आपको कि जब मेरी बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, पहले ऑप्शन सही है। अब इसने जब बोल दिया कि मेरी कार स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में मेरा एस इक्वल्स टू डी हो जाएगा। इफ द कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर रोड, बिल्कुल गलत बात है। कार अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही होगी तो 100% उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगा। इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, जो आपका जो क्लॉक का जो पेंडुलम होता है वो ऐसे 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 जो करता है ऑसिलेट, इस तरीके से पीरियोडिकली ऑसिलेट करता है, तो बेटा ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा ऑप्शन। इफ द प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, सन के अराउंड आपके प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो ये भी नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं, जब आपकी बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बेटा आपको बहुत से क्वेश्चंस करवाऊंगा, याद रखना आपको क्वेश्चंस के मतलब खजाना मिल जाएगा पूरा, आप समझ लीजिए। क्वेश्चंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ये बड़ा खराब मार्कर है। चलो, चंपू ट्रेवल्स 250 मीटर नॉर्थ, तो इससे इसको पता करने के लिए आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस क्या क्या होते हैं। राइट साइड मेरा ईस्ट हो आएगा, लेफ्ट मेरा वेस्ट, ऊपर मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, साउथ डायरेक्शन, साउथ। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंपास, दिस इज माय कंपास। चलो अब देखते हैं कि आज चंपू ट्रेवल्स 250 मीटर टू नॉर्थ। मेरा चंपू जो है बेटा, चंपू जो है मेरा चंपू जो है वो 250 मीटर नॉर्थ को जा रहा है। तो नॉर्थ मेरा क्या, अपवर्ड है, ऊपर कितना जा रहा है बेटा, 250 मीटर जा रहा है। कितना, 250 मीटर। थोड़ा सा अच्छा सा और बना देते हैं कि मेरा जो चंपू है वो 250 मीटर नॉर्थ जा रहा है, 250 मीटर नॉर्थ जा रहा है। एंड देन बैक ट्रैक्स टू साउथ। बैक ट्रैक का मतलब कि भैया इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो इसी पाथ को फॉलो करके वापस आ रहा है। बैक ट्रैक का मतलब वापस आ रहा है, सेम ट्रैक्स है।
एंड देन बैक ट्रैक टू साउथ फॉर 105 मीटर। वो साउथ डायरेक्शन में, साउथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। इस तरीके से इसने 250 मीटर ट्रेवल करा। 250 मीटर ट्रेवल करने के बाद चंपू मेरा थोड़ा परेशान हो गया, चंपी को लेने के लिए गया वापस, 105 मीटर वो लौटा वापस। तो 105 मीटर लौटने के बाद मेरा चंपू यहाँ जाएगा। तो ये गैप कितना हो जाएगा बेटा, 105 इसने यहाँ ट्रेवल करा, 105 मीटर यहाँ ट्रेवल करा। याद रखना, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ माई चंपू। साउथ फॉर 105 मीटर टू पिक अप चंपी। चंपी को पिक करने के लिए, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको पिक करने के लिए वापस उसको जाना पड़ा, बैक ट्रैक लेना पड़ा कि व्हाट इज द चंपू टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे चंपू ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और कितना डिस्प्लेसमेंट मेरा चंपू का हुआ है। तो फाइनली आपकी ये पोजीशन हो जाएगी इसकी। तो डिस्टेंस पहले मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट या ट्रेस बाय द चंपू। तो चंपू मेरा पहले गया ऊपर, और डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए साइन की जरूरत नहीं पड़ती, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको बता चुका हूं। तो मेरा चंपू यहां से ऊपर गया, कितना कवर किया, 250 मीटर कवर किया ऊपर जाकर, और चंपू फिर उसके बाद 105 मीटर चंपू ने फिर ट्रैवल करा। इसके अलावा इसके बाद चंपी से इसकी मुलाकात हो गई, 355 मीटर। इसको और तुम कैलकुलेट कर लेना, क्वेश्चन आपने क्यों गलत किया है, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। ठीक है, चलो अब चंपू का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, चंपू का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भैया। चंपी ने डिस्टेंस तो काफी ट्रेवल करवा दिया चंपी ने, लेकिन आज चंपी ने डिस्प्लेसमेंट कम कर दिया होगा इसका। देखो कितना डिस्प्लेसमेंट, मेरा जो चंपू है इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ माय चंपू एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ये क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट गैप हो जाएगा, दिस इज द शॉर्टेस्ट गैप बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप लोग, अब पूरा टोटल आपको पता है कितना, 250 है, पूरा टोटल कितना 250 है। 250 में से अगर आप 105 माइनस कर दोगे, 105 माइनस कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा, जो कि 250 में से अगर 105 माइनस करोगे तो आपके पास 145 मीटर आ जाएगा। तो यही तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, 145 मीटर, 145 मीटर। आप डायरेक्शन देखो, इनिशियल पोजीशन मेरी है, फाइनल है, तो डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। तो इसके टर्म्स में क्या हो जाएगा, नॉर्थ, नॉर्थ। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पूरा कंप्लीट मुकम्मल आंसर ये होगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको 145 गिवन हो ओनली, ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में आपको 145 नॉर्थ गिवन हो, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसका मुझे आप लोग आंसर देना। ये जो वीडियो है बेटा ये ऐप पे अपलोड होगी, ये ऐप पे अपलोड होगी, ये मैं आपको प्रीमियम क्लासेस में अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करवाऊंगा। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, तो इसको आप देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग ये सब चीजें पढ़ने वाले हैं। और मैं आपसे एक चीज बोलूंगा कि देखो बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम आप इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करो, डिजी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करो। आपको इस तरीके का लोगो नजर आएगा, प्ले स्टोर पर जाओ, हर बच्चे के पास मोबाइल है, मोबाइल तो बेटा हर कोई चलाता है, आपको पता है, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर प्ले स्टोर, मतलब प्ले स्टोर पर जाकर डिजी क्लासेस को सर्च करो, वहां पे जाके इसको डाउनलोड करो, और हमारे जो फ्री लेक्चर्स हैं उनको भी जाके देख सकते हो आप लोग। हम PYQs डाल रखे हैं वहां पर, आप वो चीज जाके देख सकते हो। तो वहां आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, और मैं तो आपको यही बात बोलूंगा कि बेटा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को आप लोग बाय करो, बहुत सस्ता है। आप लोग मतलब आपको वर्थ इट रहेगा, आपका होगा कि यार मजा आ गया, मतलब बिना किसी सोचे समझे आप इस पर्टिकुलर बैच को ले लो। देखो 2025 में जो एंट्रेंस हुआ था, आप यकीन मानो बेटा कि रैंक 1, रैंक 7, रैंक 11, कितनी रैंक हम लोगों ने जनरेट करी है, और सोचो सिर्फ इतनी फीस में हम लोगों ने इसको जनरेट करा है। तो आप ये अगर बैच अगर बाय करोगे तो आपको क्रैश कोर्स के साथ फ्री मिलेगा। अदरवाइज लास्ट में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने पहले से समझ रखा है पहले से। तो क्रैश कोर्स में डेफिनेटली हम लोग मेहनत करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर बैच की बात अलग होती है। ये रेगुलर क्लासेस हैं और इसका पूरा फायदा उठाइए, ये बहुत सस्ता आपको देखने को मिल रहा है। आई होप कि पूरे इंडिया में बेटा आपको इतना ज्यादा सस्ता आपको मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, जो कि अफोर्डेबल है। आपको बहुत सीनियर फैकल्टीज पढ़ा रही हैं। आप देखो बेटा, मैंने भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरा बीटेक था, यानी कि मेरा 11th एंट्रेंस में नाम आया था, और मेरा बेटा आप यकीन मानिए सिर्फ मेरे 3 सवाल मेरे गलत थे, 71.25 मेरा स्कोर रहा था, यानी कि 75 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 100, जिसमें से इंडो इस्लामिक के 2-3 सवाल करे थे। उस टाइम मैंने इंडो नहीं पढ़ी थी, लेकिन मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप इंडो ना पढ़ो, इंडो पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, सब पढ़ो, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी। मैंने साइंस और मैथ्स को बहुत अच्छे से कर रखा था। 75 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस बेटा मेरे गलत थे।
तो आई स्कोर्ड अबाउट 71.25 और बेटा मेरा पहली लिस्ट में मेरा नाम था। एंड देन उसके बाद बेटा मेरा बीटेक हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, मैंने एमटेक करा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, बीटेक मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। एंड देन बेटा पीएचडी के लिए मेरा जामिया मिलिया इस्लामिया में भी हो गया था, लेकिन आई चोज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओवर जामिया, ठीक है, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस। तो ठीक है बेटा, आज क्लास यही रखते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अब इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करो, बच्चों से शेयर करो जो 11th एंट्रेंस की, 9th एंट्रेंस की, 6th एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनको इस पर्टिकुलर ऐप के बारे में बताओ और आंखें बंद करके ब्लाइंडली भरोसा करो। देखो आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ रहे हो, यू हैव टू बिलीव ब्लाइंडली टू दैट पर्टिकुलर टीचर, अदरवाइज यू लूज योर सिलेक्शन। मैंने भी बेटा सोचिए, मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो मैंने भी लास्ट पास्ट ईयर्स में मैंने भी कोचिंग्स करी होंगी, बीटेक एंट्रेंस के लिए करी होगी, 11th एंट्रेंस के लिए करी होगी कोचिंग्स बेटा मैंने, ठीक है। तो डेफिनेटली मेरे अंदर ये आदत थी कि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन करी तो मुझे उन पर्टिकुलर टीचर्स से ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ा, क्योंकि बेटा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं वाकई बताऊं, अदरवाइज आप भटक जाओगे। जब आप प्रीमियम क्लासेस में आओगे तो मैं आपको सब बताऊंगा कि भाई आपको कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या नुकसान होंगे आपके कंफ्यूज होने से, क्योंकि बेटा आपको टीचर जो पढ़ा रहा है डेफिनेटली दे नो 100 टाइम्स मोर देन यू। और वो एंट्रेंसेस बहुत बार कंडक्ट करवाते हुए देख चुका है, वो पीवाईक्यूज बहुत बार लगवा चुका है, डेफिनेटली दे हैव मच नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टाटा बाय बाय, सी यू, अल्लाह हाफिज।